नमस्कार दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले और भारतीय जनता पार्टी में हलचल न मचे, आरएसएस के लोग बौखला न जाएं, कांग्रेस से भागे हुए गद्दार चिल्लाने न लगे और गोबर दिमाग बौखला न जाएं। यह हो नहीं सकता। जी हां, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही राहुल गांधी को चाहे वो पप्पू कहें, चाहे वो बालक बुद्धि कहें, चाहे वो झूठा कहें, चाहे जो भी कुछ कहें, राहुल गांधी के बोलते ही पूरी भाजपा आरएसएस पागल हो जाती। भारत के किसी भी एक भी नेता के बोलने पर इस तरह की स्थितियां नहीं, और यह सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर बैठे हुए भी संघी बौखला करके कुछ ना कुछ कहने लगेंगे। वही आज भी देखने को मिला जब राहुल गांधी अपने कानूनी सेल, जो कांग्रेस का कानूनी सेल है, आरटीआई और मानवाधिकार का सेल, उसके सम्मेलन में हिस्सा लेने विज्ञान भवन गए थे और उस विज्ञान भवन में उन्होंने चंद सच बोल दिए। सच ही तो बोले, वो बर्दाश्त नहीं होते, सब पागल हो जाते हैं। तो उसमें राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से जब कृषि कानून लाने की प्लानिंग चल रही थी और राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे थे, बार बार विरोध कर रहे थे, तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके पास आए और उनसे बोला कि अगर आपने इसका इसी तरह से विरोध किया तो आपके खिलाफ हमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो जो शब्द उन्होंने कहे मैं उन्हीं के शब्दों में कहता हूं कि मुझे धमकाने के लिए अरुण जेटली को भेजा गया। उन्होंने मुझसे कहा अगर आप सरकार का विरोध करते रहे, कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे, हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने किस बात पे कही? राहुल गांधी ने कहा मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। बहरहाल अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली, जो सामान्य तौर पे कहीं बोलते नहीं है, उन्हें तुरंत एक्टिव किया गया और कहा गया कि आप तुरंत लिखिए। तो अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने लिखा, राहुल गांधी अब दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिला दूं कि मेरे पिता का निधन 2019 में हो गया था और कृषि कानून 2020 में लागू हुए। जब ये कहते हैं और इसी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस से भगाए गए वो गद्दार या भागे हुए गद्दार, वो सब मिलकर के राहुल गांधी को ट्रोल करने लगते हैं। आपको भी लगेगा बिल्कुल सही है, 2020 में ही तो लागू हुआ था जो है तीनों कृषि कानून। तो आपको उसी का बताता हूं। पहले जो टाइमलाइन आपको पता है कि ड्राफ्ट अध्यादेश को जो मंजूरी दी गई थी वो 3 जून 2020 को दी गई थी और लोकसभा में 14 सितंबर 2020 को पेश हुआ था। और फिर लोकसभा में ही वो 17 सितंबर को पास हुआ। फिर राज्यसभा में 20 सितंबर को 2020 को पेश किया गया, जो 27 सितंबर 2020 को पास हो गया। आप भी कहेंगे बिल्कुल राहुल गांधी गलत है, क्योंकि 2019 में जेटली मर गए। आप भूल रहे हैं 2018 में, 2 फरवरी 2018 में अरुण जेटली ने एक इंटरव्यू दिया था आपकी अदालत में, रजत शर्मा की आपकी अदालत में। तारीख है 2 फरवरी 2018 और उस दिन उन्होंने बजट पेश करने के बाद बात की थी। वही 9 मिनट पे
उसको आप देखिएगा, 9 मिनट पर सवाल पूछते हैं रजत शर्मा कि कृषि कानूनों को लेकर के, कृषि उसको लेकर, किसानों की दशा को लेकर के राहुल गांधी आप पर हमला बोलते हैं और कहते हैं, तब वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, तो वो कहते हैं कि उन्होंने कर्ज माफ करे। कहा कर्ज से क्या होता है, कर्ज माफ कर दिया। हम ये चाहते हैं, हम ऐसे कानून ला रहे हैं, ऐसा ये कर रहे हैं कि किसानों की दशा इस तरीके से सुधरेगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा। अब आप एक चीज सोचिए, अरुण जेटली 2018 में 2 फरवरी को यह बात कह रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने लड़ाई कब से शुरू की थी? जब उनकी सरकार थी, भट्टा पारसौल में वो गए थे और वो एग्रीकल्चर से ही जुड़े थे, किसानों की जमीनों से ही जुड़ा हुआ था, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के किसानों का ही था, नंबर 1। फिर जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, उस सरकार ने उस कानून को बदलने का कोशिश करी और किसानों पर कई चीजें, कई टैक्सेस, कई चीजें लादने का काम शुरू किया। तब राहुल गांधी ने विरोध शुरू किया और वह विरोध लगातार राहुल गांधी का बढ़ता रहा। सरकार जिस तरीके से किसानों पर हमला कर रही थी, राहुल गांधी उस पर लगातार लड़ रहे थे। और याद करिए 2019 के ही चुनाव की बात है, उस समय राहुल गांधी ने ही सबसे पहले कहा था किसानों को हम डायरेक्ट पैसा देंगे और डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे, और किसानों के हाथ में जब पैसा जाएगा तो किसानों की दशा सुधरेगी। तभी आनन फानन में नरेंद्र मोदी ने, याद करिए, सब गूगल कर लीजिएगा, आनन फानन में नरेंद्र मोदी ने तुरंत घोषित किया था कि किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाएगी, याद कर लीजिए। और जो किसानों पे उस समय तक लादे जा चुके थे, जैसे किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना किसान, और इसी तरीके से और 2-3 चीजें, जिन सब चीजों का राहुल गांधी विरोध कर रहे थे कि इनके जरिए असल में कारपोरेट को लाभ दिया जा रहा है, किसानों को नहीं। किसानों के साथ में शोषण हो रहा है, किसानों का छीना जा रहा है, इधर किसानों को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है, ये सबका विरोध किया। मैंने खुद 2018 में आर्टिकल लिखा था, राहुल गांधी ने ही कहा था किसानों का आधार मजबूत कीजिए, और उसको लेके जो मैंने आर्टिकल लिखा था, तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। लेकिन इन्हें तो बरगलाना है जनता को, और कॉमन तौर पे लोग इतनी चीजें याद नहीं रखते हैं, तो उन्हें बस इतना ही याद है, तो उसी में ही कि झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कह दी कि द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया इज ऑलरेडी डेड, यानी भारत में चुनाव का जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से मर गई। अब आप एक चीज सोचिए, जो मर चुकी है कैसे, इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वोट था, दूसरा कोई वोट नहीं था। एक वोट था, उसका एक एपिक नंबर था, उन्होंने एपिक नंबर डाल करके चेक किया, उनका वोट नहीं दिखा रहा था। उन्होंने सबके सामने ऑनलाइन वो डाला और पूरे स्क्रीन पर दिखाया कैसे उनका वोट नहीं आ रहा। अब आप खेल को देखिए, जो हमने आपको पहले बताया था, ये क्या करते हैं, आपका वोट इधर से उठाते हैं, उधर करते हैं, उधर से उठाते हैं, इधर करते हैं, आपका वोट ही बदल देते हैं, कुछ कर देते। एपिक नंबर एक व्यक्ति का एक ही होता है, तो 2 तो नहीं हो सकते, तो दूसरा वोट कैसे हो? और यदि कहीं दूसरा वोट बना है जो कि चुनाव आयोग ने दिखा के लिस्ट कहा कि ये है, तो फिर तो चुनाव आयोग कटघरे में आ जाता है कि दूसरा कैसे बन गया, जब मेरे पास जो मेरा कार्ड है, मेरा एपिक नंबर है, वो है जिससे मैं सदैव वोट डालता रहा, तो दूसरा वोट मेरा और या मेरे परिवार का किसी का कैसे बन सकता है? यानी कोई साजिश की जा रही, और यही साजिश
देश के बहुत सारे इलाकों में बहुत सब लोगों के साथ हुई। मैंने आपको बताया था कि अभी जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तो मैं उत्तर प्रदेश में जहां मेरा वोट है, तो मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र में मैं वोट डालने गया तो मेरा वोट नहीं मिल रहा था, बहुत खोजा, नहीं मिल रहा था। अब चूंकि मैं प्रभाव रखता था तो मैंने कुछ लोगों को जल्दी जल्दी फोन किया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं है, मेरा परिवार का वोट है यहां। तब ढूंढने पे मिला कि घर के 3 लोगों का वोट दूसरे बूथ पे ट्रांसफर कर दिया था और पूरे परिवार का एक था। अब आप सोचिए इस तरह से कि यानी ये 3 वोट मर जाए, आप खोज ही नहीं पाएंगे, आपके पास जो है उससे मिल नहीं रहा है। यह सच है। इसी तरीके से ये खेल करते हैं और वही चुनाव आयोग खेल करता है। बहरहाल राहुल गांधी ने इसीलिए शायद कहा, आई नो आई एम प्लेइंग विद फायर, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ प्लेइंग विद इट, eventually like most of you I am going to end up in the fire। यानी इसका हिंदी हुआ, मुझे पता है कि मैं आग से खेल रहा हूं, मुझे इससे कोई डर नहीं है कि आखिरकार मैं भी आग में ही समा जाऊंगा, आप में से ज्यादातर लोगों की तरह। देखिए आप कितनी बड़ी बात कही कि मरना तो है ही है, लेकिन मैं फिर भी आग से खेलूंगा, आग में जल जाऊंगा। बहुत सारे लोग जलेंगे, मैं भी जल जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लड़ूंगा और बहुत मजबूती से लड़ूंगा। तो राहुल गांधी ने वही लड़ाई लड़ते हुए 2 बातें कही कि उनके पास में इस बात के पुख्ता सबूत थे कि राफेल में किस तरीके से घोटाला किया गया, क्या क्या है, कैसे पीएमओ ने उसमें दखल दिया और सब कुछ। यदि कोई दूसरा देश होता तो उतने कागजों में सरकार गिर गई होती, तमाम सारे आपराधिक मुकदमे चल रहे होते, लोग जेल में होते। लेकिन भारत में यह नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट पूरा मैटर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसको खा लिया, सारे कागजात द हिंदू के एडिटर एनराम ने वो पेश किए थे और उसके बाद एनराम को ही घेर लिया गया। उन्हीं पे एफआईआर करने की बात कही गई थी कि आपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराए। और गोगोई ने क्या किया पूरा देश जानता है, कैसे राफेल बिल्कुल एकदम से खत्म। तो यह सच था। बहरहाल इस देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ नैरेटिव पे चलती है, जो नैरेटिव संघ द्वारा दिमाग में भर दिया जाता है, धर्म के साथ, गोबर के साथ, गौमूत्र के साथ। यही होता है। और इसीलिए आज देश सबसे बड़े बेरोजगारों की आबादी है, देश तमाम भुखमरी का शिकार है, देश तमाम तरह की असमानताओं का शिकार है। भारत की विदेश नीति बिल्कुल भट्ठा बैठ चुका है, भारत की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ चुका है और भारत की रक्षा नीति खत्म हो गई है। सिर्फ हथियार खरीदना, दलाली खाना, यही रह गया है। चलिए आगे बढ़ लेता हूं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को और भी आईना दिखाया और उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कम मार्जिन से जीते। आपको याद होगा पिछली बार 3.5 लाख से जीते थे, इस बार 1.25 लाख वोट से जीते। वो भी कैसे? पहले हार रहे थे 6 राउंड तक, फिर अचानक मतगणना बंद हो गई, जाने क्या हो गया, 2 घंटे बंद रहा और उसके बाद जब चालू हुआ तो साहब वो जीतने लगे, फिर जीतते चले गए। तो खेल को पूरा देश समझ सकता है कैसे इन्होंने ब्यूरोक्रेसी और दूसरी सब चीजों को हैंडल किया है, चुनाव आयोग किस तरह इनके लिए काम करता है। उनका नरेंद्र मोदी का यदि एफिडेविट के ही आधार पर होता तो चुनाव रद्द हो जाता, वही डिफॉल्ट। लेकिन साहब कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस देश की ना न्यायपालिका कुछ करेगी ना चुनाव आयोग कुछ करेगा। अब आ जाता हूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने जो ये कहा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैसे 78 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें गड़बड़ियां करके चुनाव जीता गया। 78 और उन 78 में, और उन्होंने कहा मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं,
लोकसभा इलेक्शन रिंग हो सकते हैं और हुए हैं, क्योंकि भारत में चुनाव आयोग अब कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं बची। बिल्कुल सही कहा, अब वो लोकतांत्रिक बात ही नहीं करती है, क्योंकि वो हर चीज फ्रॉड के तहत करती है और वही चीज दिखाई दे रही है, लगातार दिखाई दे रही है। बिहार में एसआईआर के माध्यम से हर सीट पर 20,000 से लेके 30,000 के बीच वोट खा लिए गए, खत्म कर दिए गए, और इस तरह से करके वहां की 8.5% आबादी का वोट छीना गया। 22 लाख, चलिए आप मृत बताते हैं, उस 22 लाख को भी मैं हटा देता हूं, उसके बाद भी यदि बात करें तब भी तो आप करीब 34 लाख वोट आप कहां वो हो गए, कैसे हो रहे हैं, क्या खेल हो। तो यह समझ में आता है, और चुनाव आयोग ने एफिडेविट में कहा था हम कारण बताएंगे कि क्यों वोट कटा है, लेकिन जब आप लिस्ट देखेंगे, ड्राफ्ट लिस्ट, तो उसमें कहीं कारण नहीं है। यह बात भी तेजस्वी यादव ने कागजों समेत, सबूत समेत बताई। अब आप देख लीजिए साजिशें कैसे होती हैं, वो देखे। दिल्ली में जैसे रहते हैं पश्चिम बंगाल के लोग, असम के लोग, जो बंगला भी बोलते हैं और बोलते हैं, पुलिस उनके घरों में जा रही है, उन्हें धमका रही है, उनसे वसूली कर रही है। गुड़गांव में जो रहते हैं उनके यहां आ रही है पुलिस और वसूली कर रही है, और जो वसूली में नहीं दे रहा है या वो नहीं उनके साथ वो कर रहा है, तो उसको कागज दिखाने के बाद भी कहा जाता है ये बताओ बांग्लादेश से कब आए, ये बताओ बांग्लादेश से कब आए। अरे वो कहें आप ये कागज देखो, हम पश्चिम बंगाल से हैं, बांग्लादेश से नहीं है, हम असम से हैं, बांग्लादेश से नहीं। लेकिन नहीं साहब, आप मुसलमान हैं, आप बंगाली हैं, आप वैसे हैं तो आप बांग्लादेशी हैं। इस तरह से करके प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी, और इधर नोएडा और गाजियाबाद के सीमा पर। तो इस तरह से खेल चल रहा है, और ये एक यही नहीं, इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी चल रहा है और भी देश के तमाम हिस्सों। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया, बड़े बड़े शहरों में लोग काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में आते हैं। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूं, कानपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी चूंकि लंबे समय तक लखनऊ रहे, लखनऊ में घर बना लिया, कानपुर में घर है, लखनऊ में घर है, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन मेरे नाम नहीं है। कल के दिन मुझे कोई कहे कि हां आप ये सबूत दीजिए, जमीन के कागज दीजिए, मैं कहां से दूंगा? मुझे कहेगा अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, मैं कहां से दूंगा? कोई है ही नहीं। मैं गांव में पैदा हुआ था, कोई बनता ही नहीं था। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दिखा सकता हूं जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है, पैन कार्ड दिखा सकता हूं, आधार कार्ड दिखा सकता हूं, पासपोर्ट दिखा सकता हूं, लेकिन आप जो कागज मांग रहे हैं वो तो नहीं मैं दिखा सकता। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से आप ये करने, तो यदि आप मुसलमान हैं, थोड़ा बंगाली बोलते हैं, उस तरह का है, तो आपको बांग्लादेशी कह देंगे। आप अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, लखनऊ में रहने के कारण कई बार मैं भी थोड़े से उर्दू के शब्द इस्तेमाल करता हूं, उस स्थिति में आप कह देंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, आप तो फर्जी नाम रखे हुए हैं, आपको डिटेन करके तमाम दिन परेशान तो कर ही लिया जाएगा। अंत में छोटा आदमी बेचारा क्या करे, वो इतना पीड़ित हो जाता है, डर जाता है पुलिस को देख के। वो कहेगा भैया ठीक है, जो लेना है मेरे पास वो ले लो। कोई गहने दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, इस तरह से वसूली हो रही। यही राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में आतंक का माहौल बना दिया, और ये आतंक किसी और ने नहीं बनाया, यही भगवा सोच वालों ने बनाया। इसीलिए भगवा आतंकवाद, आतंकवाद सिर्फ हमले करना नहीं होता, आतंकवाद आपके मस्तिष्क में चढ़ के आपके अंदर डर पैदा करना, आपको डराना, आपको धमकाना, आपके ऊपर इस तरह हमले करना, लिंचिंग करना और दूसरे काम करना, बम विस्फोट करना, दूसरी चीजें करना, सब मिला के, और वो सब कुछ भारत में हो रहा है। यानी भारत को आपने लिंचर देश बना दिया है, आतंकी देश बना दिया है। इसीलिए शायद भारत के ऊपर इतना बड़ा दाग लग रहा है, और प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे शीश झुकाए खड़ा है। डर के कारण ट्रंप के रोक दिया उसने
पेट्रोलियम लेना रसिया से। अब आप बताइए 56 इंची है या -56 इंची है? फैसला आपका। जय